आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी आम लेकिन बेहद जरूरी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर हमारी पूरी आधुनिक जिंदगी टिकी हुई है। ये है ट्रांसफॉर्मर। एक पावर प्लांट में बिजली बनने से लेकर हमारे घरों के अप्लायंसेस चलने तक ये साइलेंट पल्स लगातार धड़कती रहती है। ग्रिड से निकलने वाला हर मेगावाट पावर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है और इस लंबे सफर को सच में मुमकिन बनाने के पीछे इस एक अकेली डिवाइस का सबसे बड़ा हाथ है। तो आइए इसकी कार्यप्रणाली और इसके पीछे छुपे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है। पावर प्लांट से जो बिजली निकलकर ग्रिड में आती है वो हजारों वोल्ट्स की होती है और कभी-कभी तो सैकड़ों हजार वोल्ट्स तक। ये इतना हाई वोल्टेज जानबूझकर रखा जाता है ताकि लंबे सफर के दौरान ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस को कम किया जा सके, क्योंकि अगर लाइन में करंट ज्यादा होगा तो हीट के रूप में ऊर्जा का नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए वोल्टेज बढ़ाकर करंट को कम कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ये विशाल ऊर्जा और इतना हाई वोल्टेज सीधे आम घरों तक पहुंच जाए तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फौरन जलकर राख हो जाएंगे। यहां एंट्री होती है ट्रांसफॉर्मर की। एक ट्रांसफॉर्मर ही इस विशाल खतरे को 220 वोल्ट की सुरक्षित सुविधा में बदलता है और हाई टेंशन ट्रांसमिशन नेटवर्क को आम सर्किट से सेफली जोड़ने का काम करता है। इस डिवाइस की सबसे हैरान करने वाली इंजीनियरिंग दरअसल इसके स्ट्रक्चर में ही छुपी है। किसी भी आम पावर मशीन को ले लीजिए, जैसे टर्बाइन्स, जनरेटर्स या मोटर्स, उन सभी में रोटर्स, गियर्स या बेरिंग्स होते ही हैं। पर ट्रांसफॉर्मर के मामले में अंदर कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। ये पूरी तरह से एक स्टैटिक डिवाइस है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? घूमने वाले पार्ट्स ना होने का सीधा मतलब है कि इसमें फ्रिक्शन यानी घर्षण लगभग ना के बराबर होता है। इस वजह से वेयर एंड टियर बहुत कम होता है और मेंटेनेंस की जरूरत भी ना के बराबर रह जाती है। अपने स्टैटिक नेचर की ही वजह से ट्रांसफॉर्मर्स आमतौर पर 98 से 99% से भी ज्यादा की शानदार मैकेनिकल एफिशिएंसी अचीव करते हैं। मतलब ऊर्जा एक रूप में आती है और बिना किसी बड़े मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस के दूसरे रूप में बाहर निकल जाती है। काफी कमाल की बात है ना? तो बिना किसी मूविंग पार्ट के आखिर ऊर्जा का ये इतना बड़ा ट्रांसफर होता कैसे है? इसका पूरा आधार फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर टिका हुआ है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं करता, बल्कि अपने आसपास एक फैलता और सिकुड़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। फैराडे का नियम हमें ये बताता है कि ये डायनामिकली बदलता हुआ मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, यानी ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी पास रखे कंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज इंड्यूस कर सकता है। ये फिजिक्स का एक बेहद एडवांस्ड लेकिन खूबसूरत नियम है जिसे इंडस्ट्रियल स्केल पर अप्लाई करके आज हमारी पूरी पावर ग्रिड चलाई जा रही है। इस इंडक्शन प्रोसेस को प्रैक्टिकल लेवल पर समझने के लिए आइए इसके मैकेनिक्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। होता यह है कि करंट सबसे पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में आता है। अब क्योंकि ये करंट ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, ये लगातार एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हवा में बिखरने से रोकने के लिए इसके अंदर एक आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोर आमतौर पर लैमिनेटेड स्टील शीट से बना होता है ताकि एडी करंट लॉसेस को कम से कम किया जा सके। ये कोर दरअसल एक बेहद एफिशिएंट रास्ते की तरह काम करता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉन्सेंट्रेट करके सीधा सेकेंडरी कॉइल की तरफ भेज देता है। फिर सेकेंडरी कॉइल इस बदलते हुए फ्लक्स को इंटरसेप्ट करती है और इंडक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का आपस में कोई फिजिकल या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ऊर्जा का ये पूरा आदान प्रदान बिल्कुल सटीक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के जरिए होता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। अब इस ट्रांसफर के दौरान आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये पूरी तरह से टर्न्स रेशो पर निर्भर करता है। दोनों कॉइल्स में वायर के कितने टर्न्स हैं, उनका अनुपात ही आखिरी नतीजा तय करता है। मिसाल के तौर पर, अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल के मुकाबले टर्न्स ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा फ्लक्स लाइंस को इंटरसेप्ट करेगी, जिससे वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये बिल्कुल वही ट्रांसफार्मर्स हैं जो पावर प्लांट पर लगाए जाते हैं ताकि लंबे सफर वाली क्रॉस कंट्री ट्रांसमिशन के लिए बिजली को तैयार किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ, अगर सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम हैं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। ये वही हरे रंग के बॉक्सेस या पोल पर लगे ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो हमारे इलाकों में लगातार दिखते हैं। ये हाई डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस को लाकर हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए 220V में स्टेप डाउन कर देते हैं। ये कॉइल्स का आपस में एक बड़ा ही खूबसूरत मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो पूरी ग्रिड को प्रॉपरली कंट्रोल करता है। इस पूरी चर्चा में एक बेहद अहम और दिलचस्प लिमिटेशन भी है जो ग्रिड के पूरे नेचर को डिफाइन करती है। वो ये कि एक ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर काम कर सकता है।
डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर नहीं। अगर गलती से किसी ट्रांसफॉर्मर में डायरेक्ट करंट भेज दिया जाए तो वो पूरी तरह फेल हो जाएगा और उसकी प्राइमरी कॉइल जल भी सकती है। इसका कारण खुद फैराडेज लॉ में ही छुपा है। डायरेक्ट करंट एक ही दिशा में फ्लो करता है, जिससे एक कांस्टेंट और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन इंडक्शन के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड का लगातार बदलना जरूरी है ना? बिना मैग्नेटिक फ्लक्स के एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हुए सेकेंडरी कॉइल में कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता और प्राइमरी कॉइल सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट की तरह रिएक्ट करती है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेहद खास तथ्य है जो ये साफ करता है कि आखिर क्यों दुनिया भर के पावर ग्रिड्स सिर्फ एसी पर ही निर्भर करते हैं। तो अगली बार जब आसपास कोई ट्रांसफॉर्मर दिखे तो इसके पीछे की इस शानदार फिजिक्स को जरूर याद रखना। इस राज को और ऐसी ही डीप टेक्निकल बातों को आगे भी समझते रहने के लिए इंजीनियर पाठशाला के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।